कमरे से रसोई तक पार्ट 1। कहने वाले कहते हैं कि शादी एक जुआ है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ही सही तुक्का लगता है, वरना क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये कहानी देखनी पड़ेगी। वैसे तो विशाखा की शादी का अच्छे परिवार में हुई थी। पति समर अच्छा कमाता था, सास ससुर भी पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी कई बातों का खुलासा तभी होता है जब बहू ससुराल पहुंचती है, क्योंकि पति की अच्छी कमाई और पढ़ा लिखा ससुराल खुशियों की गारंटी कतई नहीं होता। विशाखा बेटा, अब तुम्हें ही इस घर की जिम्मेदारी उठानी है। याद रहे कि सुबह 5 बजे मैं और तुम्हारे ससुर जी चाय पीते हैं, तो 5 बजे तक तुम्हें नहा धोकर पहले मंदिर में दिया बाती करना है। उसके बाद हमारे लिए चाय तैयार करनी है। और हाँ, तेरे ससुर जी ना बड़े सख्त मिजाज हैं। अगर चाय मिलने में 5 से 5:15 भी हो गए ना, तो फिर पूरा दिन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। याद रहे, मेरे आंखों के सामने मेरा पति पूरा दिन भूखा रहे, ये बात मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, पापा जी तो रिटायर हो चुके हैं ना, इतनी सुबह उठकर कहीं जाना होता है क्या उन्हें? देख रहा है समर, अभी तेरी पत्नी को डोली से उतरे हुए 4 दिन नहीं हुए और आते ही हमारे घर के तौर तरीकों पर सवाल उठाने लग गई। अरे तुम्हारे मायके में चलता होगा ये सब कि 10 बजे तक पड़े हुए बिस्तर तोड़ते रहो, लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। ध्यान रहे, मेरी किसी भी बात को काटने की गलती मत करियो। जो मैंने कह दिया वह इस घर में पत्थर की लकीर है। आप गलत समझ रही हैं माँ जी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि सुबह 5 बजे तक नहा धोकर पूजा करके तैयार होने के लिए मुझे तो आधी रात को ही उठना पड़ेगा। हाँ, तो अब तुम इस घर की बहू हो। यहाँ के माहौल में ढलना जितनी जल्दी सीख जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम 8 बजे तक बिस्तर पर पड़ी रहो और तुम्हारी माँ लाकर तुम्हारे मुंह में चाय डाले तब तुम्हारी नींद खुले। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैं अपने मायके में भी समय से ही उठती थी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। सुबह जल्दी उठना अलग बात होती है और आधी रात को उठकर बाथरूम में नहाने घुस जाना अलग बात है। सुबह 5 बजे तक नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के बाद आप लोगों को चाय देने का मतलब है मुझे कम से कम रात को 3 बजे उठना पड़ेगा। समर, आप कुछ कहती क्यों नहीं? अरे यह क्या बोलेगा? जो हमारे घर के रीति रिवाज है वो तो तुम्हें निभाने ही पड़ेंगे। और जिम्मेदारियों से इतना ही डर लगता है तो शादी से पहले सोचना चाहिए था ना। अगर इतनी ही पापा की परी हो तुम तो शादी किस लिए की तुमने? आराम से माँ की गोद में आराम फरमाती। ये ससुराल है, यहाँ बिना हाथ पैर हिलाए कुछ नहीं हो सकता। शादी के चौथे दिन ही सास सरला के मुंह से ऐसी जली कटी बातें सुनकर विशाखा ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से पति की ओर देखा था। लेकिन जब उसने महसूस किया कि पति समर भी गर्दन नीचे किए खड़ा है तो उसे समझ में आ गया कि अब इस घर में उसका कोई सहारा नहीं है। या तो जैसा सासू माँ कह रही है वो वैसा ही करे, नहीं तो उसका जीवन इस घर में नर्क हो जाएगा। अगले दिन सास के कहे अनुसार विशाखा 3 बजे उठी। पहले अपने कमरे की साफ सफाई की और फिर नहाने धोने के बाद पूजा करके 4:30 बजे रसोई में आ गई। विशाखा बहू, मैंने रसोई में बर्तन में दूध निकाल कर रख दिया है। तुम ऐसा करना, उसमें 1 कप पानी और मिला लेना और चाय बनने के लिए रख देना। और सुनो, चाय में अदरक और तुलसी दोनों साथ में मत डालना, उससे चाय कड़वी लगने लगती है। ठीक है माँ जी। विशाखा चाय बनाकर सरला को परोस देती है। जैसे ही सरला चाय का एक घूंट पीती है तुरंत बहू विशाखा को आवाज लगाती है। विशाखा बहू! जी माँ जी, क्या हुआ? कितना दूध भरा है तुमने चाय में? तुम्हें दूध निकाल कर देकर आई थी ना। फिर? माँ जी, चाय पकने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा दूध बढ़ा दिया ताकि अच्छी चाय बने। ऐसा है बहू, क्या आज तो तुमने मुझसे पूछे बिना चाय में दूध डाल दिया। लेकिन आगे से ध्यान रहे, जितना तुमसे कहा जाए बस उतना ही क्या करो। जब मैं तुम्हें सब कुछ बता कर आई थी तो तुम्हें अपनी मर्जी चलाने की क्या ज़रूरत थी? अब तुम ले जाओ उठाकर अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी। लेकिन माँ जी, एक बार कह दिया ना मैंने, जाओ अपनी चाय उठाकर यहाँ से चलती बनो। और हाँ, अब मोबाइल लेकर मत बैठ जाना, नाश्ते में पकौड़ी तल लेना। सरला की बात सुनकर विशाखा को बहुत दुख हुआ,
इतनी छोटी सी बात पर तमाशा करके माँ जी ने ये जता दिया था कि उसकी इस घर में इतनी भी हैसियत नहीं कि वो अपनी मर्जी से चाय में दूध भी डाल सके। अब तो ये आम सी बात हो गई थी। सास सरला चाय में डलने वाले दूध से लेकर सब्जी में डलने वाले टमाटर की गिनती तक विशाखा को खुद बताती, और अगर कभी विशाखा गलती से थोड़ा सा भी इधर उधर कर दे तो उसकी शामत आ जाती। न तो उसे किसी की दखलंदाजी पसंद आती थी, ना ही वो किसी भी तरह का समझौता करना पसंद करती थी। समर, थिएटर में बहुत अच्छी फिल्म लगी है। सलमान खान मेरा फेवरेट एक्टर है, चलो ना साथ में फिल्म देखकर आते हैं। विशाखा बहू, सास ससुर के सामने सिनेमा देखने की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही होगी ना? लेकिन माँ जी, अपने पति के साथ बाहर सिनेमा जाने में शर्म किस बात की? देखो विशाखा, ये मेरा घर है और इस घर के कायदे कानून भी मैं ही बनाती हूँ। जब तक हम जिंदा है इस घर की बहू सिर्फ रसोई से कमरे तक और कमरे से रसोई तक ही जाएगी। इसके अलावा कहीं और जाने के बारे में सोचना भी मत। हमें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि सास ससुर घर में बैठे हो और बहू बेटे के साथ हाथ में हाथ डालकर सड़कों पर घूमती फिरे। सास की बात सुनकर विशाखा को गहरा धक्का लगा। उसे समझ में आ गया था कि वो इस घर की बहू नहीं है, बल्कि पिंजरे में कैद किया हुआ एक पंछी है जो अपनी मर्जी से ना कहीं आ सकता है ना जा सकता है, ना अपनी पसंद का खाना खा सकता है और ना ही मुंह से आवाज़ निकाल सकता है। बीतते समय के साथ विशाखा सरला के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गई थी। ससुराल में एक लड़की का सबसे बड़ा सहारा उसका पति ही तो होता है। जब विशाखा अपने पति को गर्दन झुकाकर माँ की सारी गलत बातों को मौन समर्थन देते हुए देखती तो उसकी हिम्मत जवाब दी जाती और ना चाहते हुए भी वो सास की गलत बातें सहने को मजबूर हो जाती। विशाखा को समर के घर में ब्याह कराए बरसों बीत गए थे, लेकिन इन बरसों में उसके ससुराल में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। सुनिए ना, हमारी शादी को इतने साल बीत गए पर हमने घर में कभी कोई नया फर्नीचर ही नहीं खरीदा। देखिए ना, ये सेंटर टेबल कितनी पुरानी हो गई है। एक अच्छी सी कांच की सेंटर टेबल ले आते हैं। कोई मेहमान आता है तो इस पुराने टेबल पर नाश्ता लगाने में अच्छा नहीं लगता। अगले सप्ताह मुन्ना का बर्थडे है, 4 लोग घर में जमा होंगे। इस टूटी टेबल पर चाय नाश्ता लगाने में अब मुझे शर्म आने लगी है। समर ने विशाखा की बात को हाँ हूँ करके टाल दिया और अपना बैग लेकर ऑफिस की तरफ निकल गया। ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, शाम तक आ भी जाएगी टेबल। शाम के समय कंपनी से डिलीवरी के लिए फ़ोन आया तो नई टेबल आने की बात सास सरला के कानों में भी पड़ गई। विशाखा बहू, तुझे किसने कहा ज्यादा दिमाग चलाने के लिए? अरे 1000 बार समझा दिया कि ये मेरा घर है और कब कौन सा सामान खरीदना है ये मैं खुद देख लूंगी। तेरा काम बस रसोई में रोटियां बनाने का है। जाकर अपनी रसोई संभाल। टेबल खरीदनी है या नहीं खरीदनी ये मैं और तेरे ससुर जी देखेंगे। हिम्मत तो देखो इस लड़की की, सब्जी अपनी पसंद से नहीं बना सकती और सीधा टेबल लेने चली है। लेकिन माँ जी, मैं तो टेबल ऑर्डर कर चुकी हूँ और आज शाम तक टेबल आ भी जाएगी। अरे मैं पूछती हूँ किससे पूछकर तूने टेबल ऑर्डर की? सास के जीते जी तू इस घर की महारानी बनना चाहती है? तेरे लक्षण तो मुझे पहले दिन से ही ठीक नहीं लग रहे। तू तो चाहती है कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं और तू मालकिन बनकर इस घर पर राज करे। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं आप इतनी कड़वी बातें क्यों करती हैं। मैं तो जो भी कर रही हूँ घर के भले के लिए ही कर रही हूँ ना। अब ये इतनी पुरानी टेबल ड्राइंग रूम में रखी हुई अच्छी तो नहीं लगती। अगर यहाँ पर नई टेबल आ जाएगी तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जाएगा? मैंने तुझे बोल दिया ना कि नई टेबल नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। बात यहीं खत्म। लेकिन माँ जी, टेबल ऑर्डर हो चुकी है। अच्छा तो वापस कर दे। तू चाहे जो कर ले, तेरी खरीदी हुई टेबल तो मैं अपने घर में नहीं लगाऊंगी। सास सरला के खड़ूस व्यवहार को आखिर कब तक सहती रहेगी बहू विशाखा? क्या कभी सरला के व्यवहार में बदलाव आएगा? जानने के लिए देखना ना भूले कमरे से रसोई तक भाग 2।